अच्छा जी, आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के ओवरव्यू की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, उनको इम्यून सिस्टम जब पढ़ा जाता है तो उसके मुख्तलिफ हिस्से किताबों में मिलते हैं जिनको मेंटली आपने ख़ुद कनेक्ट करना होता है। तो इस लेक्चर का मकसद ये है कि इम्यून सिस्टम की, इम्यूनोलॉजी की बिगर पिक्चर आपके सामने रखी जाए, ताकि आप जब किताबों से पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ रही हो कि कौन सा सेल क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। सो एन ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है, फ़र्ज़ कीजिए कि ये मेरी उंगली है और इस उंगली में यहाँ पर कोई इंजरी हुई, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गई, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे आ गए, कोई वायरसेस भी एंटर हो गए उस इंजर्ड एरिया से, तो इन्फेक्शन हो गई। ये जो बैक्टीरियम यहाँ पे मौजूद है, या बैक्टीरिया इज़ अ प्लूरल ऑफ द बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद हैं, जो सबसे अहम बात अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि लिम्फेटिक चैनल्स से वो बैक्टीरिया फ्लोट करते हुए लोकल लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे। वहाँ से लिम्फ नोड के अंदर जो बैठे हुए टी सेल और बी सेल, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस हैं, वो फर्दर इन्फेक्शन को हैंडल करने में हेल्प करेंगे। तो ये बात जहन में रखिए। अब उसके बाद, एंड बाय द वे, जो लोकल लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स आप समझे कि केमिकल लैब्स हैं। इनके अंदर बी सेल्स बैठे हुए हैं, टी हेल्पर सेल बैठे हुए हैं, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल बैठे हुए हैं। इन सेल्स का काम है कि जो बैक्टीरियम आया, जो पैथोजन जो है वो ये बैक्टीरिया, वायरसेस, इस तरह की चीज़ें, फंजाई, पैरासाइट्स, जो पैथोजन आया उसको उन्होंने एनालाइज करना है और उसको अटैक करने के तरीका ढूंढना है और फिर उसे अटैक करना है। तो लेट्स सी दिस। जहाँ पर इन्फेक्शन हुई है, समझिए कि जहाँ पे मेरी उंगली के कहीं इंजरी हुई, वहाँ पे इन्फेक्शन हुई, तो इमेजिन कीजिए कि ये एक बैक्टीरियम है जो वहाँ पे मौजूद है। हर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की सरफेस के ऊपर, उनके ऊपर इस तरह के पैटर्न बने हुए हैं, मॉलिक्यूलर पैटर्न बने हुए हैं, जिनको हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स रिकग्नाइज कर सकते हैं। वो उनको देख सकते हैं, वो उनको समझ सकते हैं कि ये कोई फॉरेन चीज़ है, ये कोई बाहर से चीज़ आई हुई है। इस तरह का पैटर्न हमारे अपने सेल्स पे नहीं है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बैक्टीरियम, फंजाई, वायरसेस के ऊपर इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, जो कि स्पेशली बैक्टीरियम और फंजाई और पैरासाइट्स कि जो हमारे सेल्स पे नहीं होते। अगर हमारे सेल पे भी वो पैटर्न हो तो वो हमारे सेल्स को भी इम्यून सिस्टम जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो ये कोई बैक्टीरियम है, इसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं। मैंने सिर्फ इस पे 2 पैटर्न बनाए। अब फ़र्ज़ कीजिए कि उस जगह पर, उंगली की बात हो रही है, वहाँ पर मैक्रोफेजेस भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे डेंड्रिटिक सेल्स भी बैठे हुए हैं। मैक्रोफेजेस तो हमारे जिस्म में तकरीबन हर जगह मौजूद हैं। डेंड्रिटिक सेल जो है वो हर जगह नहीं है, अक्सर इम्पोर्टेंट जगहों पे डेंड्रिटिक सेल भी मौजूद हैं। ये दोनों सेल आपस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका ओरिजिन काइंड ऑफ मोनोसाइट से भी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। इनका फंक्शन जो है उसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि मैक्रोफेज जब किसी पैथोजन को बाइंड करता है, और उसको अगर आप यहाँ पे देखें तो उसको फैगोसाइटोज करता है। फैगोसाइटोज करने का मतलब होता है कि खा जाना। तो मैक्रोफेज बैक्टीरियम को खा जाएगा। जब खा जाएगा तो उसके बाद उसको तोड़ेगा। वो तोड़ेगा कैसे कि आपने पढ़ा होगा मेडिसिन की बुक्स के अंदर कि मैक्रोफेजेस के अंदर लाइसोसोमल वैक्यूल्स होते हैं। आप यूँ समझ लीजिए छोटे से बैग्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव बैग्स, जैसे स्टमक है, और उन छोटे बैग्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, प्रोटीएजेस पड़े हुए हैं, डीएनएजेस पड़े हुए हैं, आरएनएजेस पड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो जब ये बैक्टीरियम को खा लिया तो फिर इसके साथ वो लाइसोसोम को फ्यूज़ करता है। लाइसोसोम से जो एंजाइम्स हैं वो इस फैगोसोम में जब स्पिल होते हैं तो वो इस बैक्टीरियम के टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं। उन टुकड़ों को फिर मैक्रोफेज जो है वो अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करता है ऑन MHC2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर 2।
वो समझिए कि जैसे आपका हाथ है और हाथ में आपने कोई चीज़ पकड़ी हो और वो आप बाहर की दुनिया को दिखा रहे हैं। मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटेशन करता है, इसको प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और बी सेल भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अच्छा, अब जो डेंड्रिटिक सेल मौजूद है वो भी ऐसा ही बिहेवियर करते हैं कि वो भी पैथोजन को पकड़ते हैं। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि वो पकड़ते कैसे, तो मैं भी बताता हूँ, आप सोचिए। वो भी पैथोजन को पकड़ते हैं, वो भी उसको खा लेते हैं, फैगोसाइटोज कर लेते हैं, वो भी उसके टुकड़े करते हैं। लेकिन जो जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं, इनकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भागते हैं लिम्फ नोड की तरफ। कैसे जाते हैं लिम्फ नोड में? ये लिम्फेटिक चैनल्स जो हैं उनके थ्रू माइग्रेट करते हैं टू द लिम्फ नोड। सो अब लिम्फ नोड में मेरी उंगली में इन्फेक्शन थी, वहाँ से बैक्टीरिया भी फ्लोट करके जा रहे हैं लिम्फ नोड में, और डेंड्रिटिक सेल्स भी बैक्टीरिया को पकड़ के उन्हें कैप्चर करके अरेस्ट करके तो उन्हें भी ला रहे हैं लिम्फ नोड में। और जो डेंड्रिटिक सेल है वो भी प्रेजेंट करता है एंटीजेंस को, यानी बैक्टीरिया के टुकड़ों को, ऑन इट्स सरफेस ऑन MHC2। मैक्रोफेजेस जब इनिशियल इन्फेक्शन होती है तो वो ज़्यादातर लिम्फ नोड की तरफ नहीं जाते, वो लोकल एरिया में ही रह के तो बैक्टीरिया को फाइट कर रहे होते हैं, उनको खा रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। वो लोकल जो सेल मर रहे हैं उन सेल्स को खा रहे होते हैं, क्लियर कर रहे होते हैं। लोकल इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो वहाँ पे मौजूद हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो मौजूद हैं, उन्हें खा रहे होते हैं, उन्हें तोड़ रहे होते हैं। वो सारा कुछ जो है वो मैक्रोफेजेस वहाँ पे कर रहे होते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो इनिशियल इन्फेक्शन में ही भाग के लिम्फ नोड में चले जाते हैं। जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो फिर मैक्रोफेजेस भी लिम्फ नोड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये डेंड्रिटिक सेल का है। अच्छा, ये बात हो गई। अब सोचिए, ये है, फ़र्ज़ कीजिए लिम्फ नोड के अंदर। लिम्फ नोड के अंदर जब वो बैक्टीरिया पहुंच गया फ्लोट करता हुआ लिम्फेटिक चैनल से, तो लिम्फ नोड के अंदर टी सेल मौजूद हैं, बी सेल मौजूद हैं। टी सेल जो है वो स्पेशली टी हेल्पर 0 सेल, टी हेल्पर 1 और 2 बनेंगे। टी हेल्पर सेल्स हैं और बी सेल मौजूद हैं। डेंड्रिटिक फॉलिकुलर सेल भी हैं, साइटोटॉक्सिक सेल भी हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टी हेल्पर्स और बी सेल। तो ये फ़र्ज़ कीजिए कि एक बी सेल है जो लिम्फ नोड के अंदर बैठा हुआ है। हर बी सेल का एक रिसेप्टर है, बी सेल रिसेप्टर, और BCR कहते हैं उसको। आपको पता है कि जो IgD है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, जिसकी भी हम बात ज़रा सा लेटर ऑन करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन डी एक्ट्स एज ए रिसेप्टर फॉर द बी सेल। बी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन डी को बनाकर अपनी सरफेस के ऊपर चिपका लेते हैं चिपकाना अगर कोई लफ्ज़ है, चिपका लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं एज ए रिसेप्टर। तो अब ये बी सेल जो है, इसने इस बैक्टीरियम के ऊपर कोई पैटर्न देखा है, उसके साथ वो उसने अपना बी सेल रिसेप्टर बांध दिया। एक बात याद रखिएगा कि एक बी सेल सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर का रिसेप्टर बनाता है या वेरिएबल रीजन बनाता है। आपको पता होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं, जो उनके वेरिएबल रीजन्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, और अगर नहीं पता तो वो हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बी सेल का सिर्फ एक ही वेरिएबल रीजन है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपका हाथ है, आप अपने हाथ को मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स में ला सकते हैं, बड़ा वर्सेटाइल है ये। बी सेल का जो हाथ है वो ऐसा नहीं है, उसकी एक ही शेप है, और उस शेप में जो फिट हो सकता है वो सिर्फ उस जगह को बाइंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ बी सेल्स के हाथ मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल रीजन्स कहते हैं। कि अगर आप मुख्तलिफ बी सेल की एंटीबॉडीज़ को देखें तो उनकी जो शेप्स हैं, बाइंडिंग रीजन्स जो हैं, जो वेरिएबल रीजन कहलाते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। तो यहाँ पर एक बी सेल है, उसकी बाइंडिंग रीजन की शेप ऐसी है कि वो यहाँ पर बाइंड हो गया। अच्छा, यहाँ पर और भी बहुत सारे बी सेल बैठे होंगे, लिम्फ नोड है ज़ाहिर है, और वो हो सकता है उसके बैक्टीरिया के ऊपर और जगहों पे वो बाइंड हो रहे हो। मैंने वो यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया कि ये पिक्चर जो है वो सिंपल सी रहे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इमेजिन कीजिए कि किसी और जगह पर हमारी बॉडी में लिम्फ नोड से बाहर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हुई हुई है, वायरल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गई है वायरस से, किसी से, कोविड-19 से, SARS-CoV-2 से हो गई।
तो वायरसेस जो हैं वो सेल्स के अंदर चले जाते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं वो भी उन वायरसेस को जो उन्हें इन्फेक्ट करने आते हैं उनको तोड़ के तो उनको अपनी सरफेस पे MHC1 के साथ दिखाते हैं। अब देखिए फ़र्क, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है जैसे मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल, वो जानबूझकर अपने इन्वायरमेंट में से ऑफेंडिंग एजेंट पैथोजन को खाते हैं, उन्हें डिटेक्ट करते हैं और खाते हैं, और फिर वो उनको प्रेजेंट करते हैं MHC2 पर। जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो जब इन्फेक्ट होते हैं, यानी वो ये नहीं चाहते थे कि हम इस बैक्टीरिया को या वायरस को या फंगस को खाएं, वो ज़बरदस्ती उनको इन्फेक्ट कर गए ये चीज़ें, तो वो उसको जो इन्फेक्टेड न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो फिर उसको MHC1 पे दिखाते हैं। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बात करना भूल गया, मैंने आपसे कहा था कि याद करें कि ये मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल बैक्टीरिया से बाइंड कैसे होते हैं। तो मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये इनेट आर्म का हिस्सा है। इनेट आर्म इम्यून का जो सिस्टम है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी उस आर्म की ये कैपेबिलिटी है, इसके सेल्स की ये कैपेबिलिटी है कि जो फॉरेन सेल्स हैं ना उसको आराम से पहचान लेता है। कैसे पहचानता है? इन सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर्स का सेट लगा होता है जिनको सारों को कलेक्टिवली कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स, PRR। ये पैटर्न्स को रिकग्नाइज करते हैं। उनमें टॉल लाइक रिसेप्टर है 1, 2, 3, 4 वगैरह, और उसमें और इस तरह के रिसेप्टर्स हैं जो फॉरेन चीज़ों के, वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, एलर्जन हो, हैप्टन हो, वट एवर दैट इज़, वो उनके पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके उनसे बाइंड करते हैं और फिर वो हेल्प करते हैं पैथोजन को फैगोसाइटोस करने में। अच्छा, वापस यहाँ पे जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, लिम्फ नोड के अंदर कोई बी सेल बैठा हुआ पैथोजन से वो बाइंड है। इसी तरह से किसी और टिश्यू में कहीं और पे, लेट से लंग में, कोई साइटोटॉक्सिक टी सेल है जो CD8 पॉजिटिव टी सेल है, वो बाइंड हुआ है किसी न्यूक्लिएटेड सेल से जो वायरली इन्फेक्टेड है और उसने अपनी एंटीजन प्रेजेंट की हुई है MHC1 पर। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये ज़रा सी बिजी डायग्राम है, लेकिन अगर आप मेरे साथ इसको देखें तो आसान सी है। ये है जी मैक्रोफेज। एक्चुअली हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है एक मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज भाग कर आया लिम्फ नोड में, अपने साथ क्या लाया? इसने कैप्चर किया हुआ है, मैक्रोफेज है, ये डेंड्रिटिक सेल है, इसने अपने साथ क्या कैप्चर करके लाया? कोई बैक्टीरियम को कैप्चर कर लाया। उस बैक्टीरियम को यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं ज़रा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पर, उस बैक्टीरियम को, उसके टुकड़ों को इसने अपने MHC2 के ऊपर प्रेजेंट किया हुआ है। इधर लिम्फ नोड के अंदर T हेल्पर 0 सेल बैठे हुए हैं, या नाइव T सेल कहते हैं इनको, मासूम T सेल। इन T सेल्स को भी नहीं पता कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, इसलिए इन्हें कहते हैं जी मासूम सा T सेल बैठा हुआ है वहाँ पे, अभी एक्टिव नहीं है। इस T सेल का है रिसेप्टर जिसको TCR कहते हैं। ये रिसेप्टर अगर इस एंटीजन की शेप का है, अब यहाँ पे बहुत सारे नाइव T सेल बैठे हुए हैं लिम्फ नोड में, वो सारे के सारे नहीं कनेक्ट हो जाते। यहाँ पे सिर्फ वो वाला T सेल कनेक्ट होगा जिसका जो T सेल रिसेप्टर का वेरिएबल रीजन है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो इस एंटीजन के साथ बाइंड हो सके। जब ये बाइंड हो गया तो फिर इस T सेल के ऊपर, ये CD4 सेल्स हैं, हेल्पर T सेल्स हैं, तो इनके ऊपर CD4 मॉलिक्यूल लगा होता है। वो CD4 मॉलिक्यूल जो है मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल के MHC2 के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो आपने अगर कुछ लोगों को देखा हो कि वो हैंडशेक करते हैं तो एक हाथ से हैंडशेक करते हैं, दूसरे हाथ से कोनी भी पकड़ लेते हैं, राइट। तो ये वो हरकत हुई है कि T सेल ने हैंडशेक तो किया है T सेल रिसेप्टर के साथ, लेकिन उसने MHC का हाथ दूसरे हाथ से भी कोनी भी पकड़ लिए। इसको कहते हैं को स्टिमुलेशन। हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो को स्टिमुलेट करके एक्टिवेट होता है ताकि गलती से ये T सेल हर वक्त एक्टिवेट ना होते रहें। चुनाचे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सारे इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो फिर T सेल एक्टिवेट होगा। सो एक CD4 और MHC2, और आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि CD4 हमेशा MHC2 के साथ लगता है। दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जवाब है 8। तो अगर आप बात करें CD8 साइटोटॉक्सिक T सेल की, तो वो हमेशा MHC1 के साथ लगता है, उनको भी अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब है 8। तो दोनों का मल्टीप्लाई, इससे आप याद रख सकते हैं। अच्छा, टी सेल जो है हेल्पर 0, वो
एक और मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जिसको PD1 कहते हैं, और दूसरी तरफ से मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल के ऊपर मॉलिक्यूल है जिसे जिसे PDL कहते हैं, प्रोग्राम डेथ मॉलिक्यूल, प्रोग्राम डेथ मॉलिक्यूल 1 एंड प्रोग्राम डेथ मॉलिक्यूल लाइगैंड। सो इसी तरह से यहाँ पे CD28 और CD86, ये सारे जो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी आप समझिए कि टी सेल और डेंड्रिटिक सेल के 5-6 हाथ हैं, वो उन सारे हाथों से आपस में हैंडशेक करते हैं तो ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे एक्टिवेशन होगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि इम्यून सेल एवं ही नहीं एक्टिवेट होता फिर तक, एक हाथ लग गया तो एक्टिवेट हो गया। अच्छा, ये जो टी सेल है, हेल्पर ज़ीरो सेल, नाइव टी सेल, ये अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। अब इसको एक्टिवेट होने के लिए और क्या चाहिए? अब आपने इसके ऊपर शावर करने हैं कुछ केमिकल्स, इसको नहलाना है इसको बाथ देना है केमिकल्स में। वो केमिकल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरल्यूकिन 4। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इम्यूनोलॉजी में बड़ी देर से ये रिसर्च हो रही है कि ये इंटरल्यूकिन 4 आती कहाँ से है। इंटरल्यूकिन 4 जो है, जो सोचा जाता है, एक तो टी हेल्पर ज़ीरो सेल खुद भी इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ कर सकता है, दूसरा इंटरल्यूकिन 4 मैस्ट सेल से आती है, इओसिनोफिल से भी आती है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ से ये इंटरल्यूकिन 4 आती है। वो इंटरल्यूकिन 4 जब इस टी हेल्पर ज़ीरो सेल के ऊपर शावर होती है, जब इसको बेद करती है, जब इसको इसके इर्द गिर्द आ जाती है, इसके रिसेप्टर से लग जाती है, तो फिर ये टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। देखें, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर एक और टी सेल बैठा हुआ है, लेकिन ये जो टी सेल है ये किसी मैक्रोफेज के साथ बाइंड नहीं हुआ हुआ, ये सारा कुछ नहीं हुआ हुआ इसके साथ। तो अगर इसके ऊपर आप इंटरल्यूकिन 4 ड्रॉप करें तो इसको कुछ नहीं होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसी तरह से ये अगर टी सेल बैठा हुआ है जो मैक्रोफेज के साथ लगा हुआ है इन सारे मॉलिक्यूल से, लेकिन इसके ऊपर अगर आप इंटरल्यूकिन 4 ना डालें तो भी ये एक्टिवेट नहीं होगा। सो ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इस एरिया को जिसमें ये दोनों सेल आपस में एक दूसरे के करीब आए हुए हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं इम्यून साइनेप्स। इम्यून साइनेप्स, यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हो रही है। अच्छा जी, अब अगर ये एक्टिविटी हो गई तो ये जो टी हेल्पर सेल है 0, ये कन्वर्ट हो जाएगा टी हेल्पर 2 में। इंटरल्यूकिन 4 की मौजूदगी में ये टी हेल्पर 2 बन जाता है। अगर इंटरल्यूकिन 4 की जगह इंटरल्यूकिन 12 होती तो ये टी हेल्पर 1 बन जाता। सो ये आपने याद रखना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इंटरल्यूकिन 4 जब इसके ऊपर शावर हुआ तो टी हेल्पर 0 यहीं पे बैठा बैठा कन्वर्ट हो गया टी हेल्पर 1 में। डायग्राम में हम उसको अलहदा से बना के दिखाते हैं, लेकिन असल में यही सेल टी हेल्पर 1 बन जाता। अच्छा, दूसरी तरफ ये सेल कनेक्ट हुआ हुआ है बी सेल के साथ, तो अगेन डायग्राम को आसान करने के लिए वो यहीं पे कनेक्शन नहीं दिखाया होता, यहाँ पे अलहदा से बनाया हुआ है। लेकिन यही टी हेल्पर 0 एक तरफ से मैक्रोफेज के साथ डेंड्रिटिक सेल के साथ बाइंड हो रहा है, दूसरी तरफ से ये बी सेल्स के साथ बाइंड हुआ हुआ है। तो जब ये एक्टिवेट होता है, टी हेल्पर 1 बनता है, तो फिर ये बी सेल को एक्टिवेट करता है। तो वो यहाँ पे डायग्राम में अलहदा से बना हुआ है कि टी हेल्पर इधर आ गया, टी हेल्पर 2 बन गया। टी हेल्पर 2 जो है अब रिलीज़ करना शुरू कर देता है। कितनी चीज़ें इंटरल्यूकिन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5। अब वो जो सारे केमिकल्स ये रिलीज़ कर रहा है, कोई भी बी सेल अगर यहाँ पे बैठा हो तो वो इन सारों से एक्टिवेट नहीं होता। बी सेल को एक्टिवेट होने के लिए अब शराइत है। पहली बात यह कि बी सेल ने किसी मैक्रोफेज को किसी पैथोजन को फैगोसाइटोज किया हो, फिर उसने उसे तोड़ फोड़ के उसे प्रेजेंट किया हो MHC2 के ऊपर, उसकी ये एंटीजन यहाँ पे मौजूद हो। फिर क्या होता है कि टी हेल्पर 0 ये वाला जो सेल था वो इसके साथ बाइंड किया हो थ्रू द टी सेल रिसेप्टर, उसके साथ CD40L विच इज CD40 ligand और CD40 ऑन द बी सेल ये कनेक्ट हुए हो। फिर अगर इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज़ की जाए बाय द टी हेल्पर 2 सेल, तो फिर ये बी सेल एक्टिवेट हो जाता। तो बी सेल जो एक्टिवेट हो जाएगा तो ये प्रोलिफरेट करेगा और ये डिफ्रेंशिएट करेगा और ये क्लास स्विचिंग करेगा। प्रोलिफरेट करने का क्या मतलब है? इस बी सेल की डिवीजन्स होनी शुरू हो जाएंगी, ये और बेबी बी सेल बनाने शुरू कर देगा, उसको हम कहते हैं जी प्रोलिफरेट हो गया। इसी वजह से लिम्फ नोड सूज जाते हैं। क्यों सूज जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर टी हेल्पर सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं, उनके अंदर बी सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं। वो जब बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है उनका तो वो अंदर से फूल जाते हैं, मतलब वो लिम्फ नोड फूल जाता है, तो उसकी वजह से लिम्फ नोड सूज जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मैंने एक और बी सेल बनाया हुआ है जो बैठा हुआ आराम से खुश हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये बी सेल ने कुछ खाया नहीं हुआ, कुछ फैगोसाइटोज नहीं किया हुआ, ये किसी टी सेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसके ऊपर आप जितने मर्जी इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज़ कर लें, इसको कुछ नहीं होगा। इंटरल्यूकिन 4 और 5 का टारगेट वो वाला बी सेल बनता है जो इम्यून साइनेप्स बना के बैठा हुआ है। कौन से मॉलिक्यूल इसमें मौजूद हैं? MSC2 के ऊपर इसने एंटीजन प्रेजेंट की हुई है, उसके साथ टी हेल्पर 2 का जो रिसेप्टर है वो कनेक्टेड है, टी सेल रिसेप्टर। CD40L एंड CD40 कनेक्टेड है। फिर इंटरल्यूकिन 4 और 5 जो है वो यहाँ पर काम करेगा और बी सेल को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेटेड बी सेल, अभी हम बाद में भी बात करेंगे, वो प्लाज्मा सेल बन जाता है। प्लाज्मा सेल जो है वो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, एक ही बात है। अच्छा, इधर आते हैं अब इस साइड पर। ये वो सिचुएशन है कि जहाँ पे कोई वायरस था, फ़र्ज़ कीजिए लंग्स में SARS-CoV-2 है, किसी लंग के सेल में गया हुआ है और उसके इर्द गिर्द साइटोटॉक्सिक टी सेल फिर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई मैक्रोफेज है या डेंड्रिटिक सेल है, उसने कोई पैथोजन को, वायरस को किया, फैगोसाइटोज किया, उसे तोड़ा, उसको MSC2 के ऊपर प्रेजेंट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हो रहा था। इधर से टी हेल्पर 0, वही एग्जैक्ट चीज़। टी हेल्पर 0 जो है वो अपने CD4 के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस उसने टी सेल रिसेप्टर के साथ इसको वो किया हुआ है, रिकग्नाइज़ किया हुआ है। बहुत सारे टी हेल्पर 0 पड़े हो सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे ही इसके साथ बाइंड हो। जिसका रिसेप्टर इस शेप का है वो बाइंड होगा। उसके साथ PD1 और PDL, CD86 एंड CD28, ये सारे। सो ये इम्यून साइनेप्स बना हुआ है इन दोनों के दरमियान में। अब जो फ़र्क है यहाँ से वो सिर्फ ये है कि ये जो मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल है ये रिलीज़ कर रहा है इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 टी हेल्पर 0 को कन्वर्ट कर देता है टी हेल्पर 1 में। ये याद रखना आपने। इंटरल्यूकिन 12 टी हेल्पर 0 को टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट कर देता है। टी हेल्पर 1 जवाबन क्या करता है कि इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करता है। देखिए 12 तो पहले 0 जो है वो 1 बन गया, तो 12 का पहला डिजिट, और फिर जो 1 है उसने इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ की, जो 12 का दूसरा डिजिट। सो 12 से आपको याद रखना चाहिए टी हेल्पर 1 एंड इंटरल्यूकिन 2। ये जो इंटरल्यूकिन 2 है ये करीबी कोई भी साइटोटॉक्सिक टी सेल पड़ा हो, CD8 पॉजिटिव टी सेल पड़ा हो, जो कि किसी इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड हुआ हो, ये इन्फेक्टेड सेल है। देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। बी सेल ने किसी पैथोजन को फैगोसाइटोज किया और प्रेजेंट किया, ये वो बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक नॉर्मल न्यूक्लिएटेड इन्फेक्टेड सेल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से लंग का एपिथेलियल सेल है, उस सेल के अंदर लेट्स से SARS-CoV-2 है। वो SARS-CoV-2 इस सेल ने, अगर मैं इसको ज़रा सा बड़ा करूँ यहाँ पे, इस सेल ने उसको MSC1 के ऊपर प्रेजेंट किया हुआ है, और इधर से साइटोटॉक्सिक टी सेल उसके साथ टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ हुआ है, साथ में CD8। रिमेंबर MSC1 एंड CD8 मल्टीप्लायर इज 8। इसके ऊपर, इस टी सेल के ऊपर अगर आप अब इंटरल्यूकिन 12 का शावर करें या इसके बाद करें इंटरल्यूकिन 12 के साथ, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है और भी साइटोटॉक्सिक टी सेल बैठे हों, जैसे ये बैठा हुआ है। इसके ऊपर आप जितना मर्जी इंटरल्यूकिन 12 फेंक लें, जब तक कि ये किसी सेल के साथ बाइंड नहीं हुआ हुआ, जब तक कि इम्यून साइनेप्स नहीं बना हुआ, ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। अच्छा जी, अब जब साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो जब एक्टिवेट होता है तो इसको मार देगा, वो हम बाद में बात करते हैं। एक और चीज़ याद रखने की है कि टी हेल्पर 1 सेल इंटरफेरॉन गामा भी रिलीज़ करता है। वो जो इंटरफेरॉन गामा ये रिलीज़ करता है वो जाकर तो मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल्स को एक्टिवेट करता है। एक एक्टिवेटेड मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल जो है उसका फ़र्क अदर रेस्टिंग मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल से ये है कि अगर फ़र्ज़ करें जी आप हैं डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेज, तो जब आप रेस्टिंग है ना, तो आप बस आराम से अपने वो जो पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स हैं उनको हवा में फेर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई चीज़ तो नहीं है करीब आई हुई, कोई ऑफेंडिंग एजेंट तो नहीं है। फिर आपको अगर कोई ऑफेंडिंग एजेंट मिल गया, कोई बैक्टीरिया वायरस कोई चीज़ मिल गई, आपने उसको फैगोसाइटोज भी कर लिया, खा भी लिया, उसके टुकड़े भी कर दिए, प्रेजेंट भी कर दिया। लेकिन अगर आपके ऊपर इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ किया जाए तो आप एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपकी जो एक्टिवेशन है वो क्या है? आप अपनी फैगोसाइटोसिस को एक्सेलरेट कर देंगे। ये इनेट आर्म को एक्वायर्ड आर्म, ये जो टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, ये एक्वायर्ड आर्म कहलाते हैं।
इनेट आर्म को एक्वायर्ड आर्म एक्टिवेट कर रहा है। तो ये इंटरल्यूकिन 12 इनेट आर्म से आया और उसने एक्वायर्ड आर्म को एक्टिवेट किया। एक्वायर्ड आर्म ने फिर रिलीज़ किया इंटरफेरॉन गामा जिसने इनेट आर्म को एम्पलीफाई किया। तो इसको कहते हैं इंटरल्यूकिन 12 इंटरफेरॉन गामा एक्सिस। इसमें इनेट आर्म ने एक्टिवेट किया एक्वायर्ड आर्म को, एक्वायर्ड आर्म ने एम्पलीफाई किया इनेट आर्म को। इस तरह से ये दोनों आर्म्स एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, जब कोई इन्फेक्शन होती है तो जो इनेट आर्म है ना वो विदिन 8 to 10 आवर्स एक्टिवेट हो जाता है और 24 आवर्स में पूरी तरह से एक्टिव होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन पहली मरतबा हो रही हो तो जो एक्वायर्ड आर्म है वो 1 वीक से 3 वीक्स तक लेता है एक्टिवेट होने में। सो ये जो सारे काम मैं अभी 5 मिनट में बता रहा हूँ कैसे होते हैं, इसको एक्चुअली बॉडी में होते हुए 1 वीक से ज़्यादा लग सकता है। जब एक्वायर्ड आर्म एक्टिवेट हो जाता है तो उसके जो सेल हैं, जैसे टी हेल्पर 1 है या टी हेल्पर 2 है या बी सेल्स है या साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इनकी फिर मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं। वो जो मेमोरी सेल्स हैं, अगर री एक्सपोजर होगा, अगर वही पैथोजन दोबारा आएगा इस बंदे में, तो फिर मेमोरी सेल जो है विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्वायर्ड आर्म बड़ी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। ये बात याद रखिएगा। आपने वैक्सीन्स में देखा होगा कि जब आप उसकी डोज देते हैं तो पहली डोज देने के बाद 2-3 वीक के बाद प्रोटेक्शन शुरू होती है, लेकिन जब फिर फ्यूचर डोजेज आती हैं तो विदिन 1 वीक प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि मेमोरी सेल बने होते हैं। उनको जब वैक्सीन जाके एक्टिवेट करती है तो वो फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाते हैं, विदिन 2 डेज़ एक्टिवेट हो जाते हैं। सो अब ये बात क्लियर हो गई। इसी डायग्राम को मैं दोबारा एक और तरह से आपको दिखाता हूँ। इसमें ये ज़रा सा आसान है इसको अंडरस्टैंड करना, और ये आखिरी डायग्राम में फिर हम स्टॉप करते हैं। यहाँ है जी डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेज। इसने फेगोसाइटोस किया किसी पैथोजन को। जब इसने फेगोसाइटोस किया तो ये खुद रिलीज़ करता है इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 का काम है इन्फ्लेमेशन करना, और दूसरा इंटरल्यूकिन 1 जाता है हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में, और जाके जो हमारा टेम्परेचर का सेट पॉइंट लगा हुआ है हाइपोथैलेमस में उसको चेंज कर देता है, जैसे में बुखार हो जाता है। इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ करता है। इंटरल्यूकिन 6 जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटोरी साइटोकिन है, बड़ी पावरफुल इन्फ्लेमेटोरी साइटोकिन है। ये जाती है हाइपोथैलेमस में और फीवर करवाती है। इसके अलावा ये जाती है लिवर में और हेपेटोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है। तो हेपेटोसाइट्स इसके जवाब में बनाते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, एक्यूट फेज रिएक्टिंग प्रोटीन्स बनाते हैं जो इनेट आर्म का हिस्सा कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स बनती हैं, हेप्सिडिन बनती है, फेरेटिन बनती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बनती है, और इस तरह की बहुत सारी और प्रोटीन्स बनती हैं। वो प्रोटीन्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, वो फाइट को बढ़ाती हैं और इनेट आर्म का हिस्सा, क्योंकि वो प्रोटीन्स उन्हें क्या पता कि क्या पैथोजन और क्या नहीं। मैक्रोफेज के अलावा या डेंड्रिटिक सेल इसके अलावा इंटरल्यूकिन 12 भी रिलीज़ करता है, जो अभी हमने बात की थी और दोबारा बात करेंगे अभी। इंटरल्यूकिन 23 रिलीज़ करता है जो कि टी हेल्पर 17 सेल्स को एक्टिवेट करता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, बीटा, ये सारी कुछ ये रिलीज़ करता है। अच्छा, अब मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल बाइंड हुआ टी हेल्पर 0 सेल के साथ, नाइव टी सेल के साथ। ये वही बात है जो मैंने अभी की है, डायग्राम ज़रा सी डिफरेंट है। ये इस तरह की डायग्राम आपको ज़्यादा देखने में मिलेगी। सो आई थॉट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट हियर टू। तो MHC2 के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हुई हुई है, नाइव टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर लगा हुआ है जो कि इस एंटीजन के साथ बाइंड हुआ है। और भी बहुत सारे नाइव टी सेल हो सकते हैं, लेकिन वो अगर इस शेप के नहीं हैं कि इस एंटीजन से बाइंड करें, तो वो बस खड़े में अपना बैठे हुए इंतज़ार करें कि वो कब एक्टिवेट होंगे, उनकी कब शादी होगी। सो एनीवेज, सो यहाँ पर CD4 मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हुआ। फिर आपने देखा था इधर ऊपर कि और तरह के मॉलिक्यूल PD1, CD28, PD1, राइट, तो वो भी एक्टिवेट हुए हैं। वो सारा इम्यून साइनेप्स बना हुआ है। अब टी हेल्पर 0 सेल, अगर ये सब कुछ हो रहा है उधर लिम्फ नोड में, तो टी हेल्पर 0 सेल के ऊपर अगर इंटरल्यूकिन 4 को आप मौजूद कर दें तो ये बन जाएगा टी हेल्पर 2। रिमेंबर मैंने पहले भी कहा था ये सारा कुछ हो यहीं पर रहा है। इसके इस साइड पे बी सेल लगा हुआ है, इसने उसको एक्टिवेट करना है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सो ये जो इधर एरो लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि टी हेल्पर 0 यहाँ से उठ के इधर चला गया और टी हेल्पर 2 बन गया। ये यहीं पे टी हेल्पर 2 बन जाएगा, यहीं पे इसके साथ बी सेल जुड़ा हुआ है, लेकिन डायग्राम में ज़रा आसानी के लिए अलग कर देते हैं। सो टी हेल्पर 2 बन गया। टी हेल्पर 2 जो है वो रिलीज़ करता है इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 4
और इंटरल्यूकिन 5। अब ये यहाँ पे भी जो एरो लगा हुआ है कि जी ये बी सेल जो है वो एक्टिवेट होगा, तो असल में ये बी सेल इसके साथ बाइंड था यहाँ पे विद दी MHC2 एंड टी सेल रिसेप्टर, और जो बाकी अपने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखे थे CD40 लाइगैंड एट्सेट्रा, राइट। तो ये यहीं पे लगा हुआ है, लेकिन डायग्राम में हमने इसको अलग बनाया हुआ है। सो यहाँ पे ये बी सेल है। इस बी सेल के ऊपर जब आप 4 और 5 को शावर करते हैं, जो बी सेल इसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे और बी सेल भी यहाँ पे मौजूद हैं जो हो सकता है टी सेल के साथ नहीं जुड़े हुए, नहीं बाइंड हुए हुए, उन्होंने इम्यून साइनेप्स नहीं बनाया हुआ, वो स्टिमुलेट नहीं हो रहे उससे। अगर वो सेल हैं तो उनके ऊपर आप जितना मर्जी IL-4 और 5 डालते रहे, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बैठे रहेंगे वहीं पे। लेकिन वो वाले बी सेल जो टी सेल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर जब आप IL-4 और 5 डालेंगे तो फिर वो बी सेल जो है प्रोलिफरेट करेगा। प्रोलिफरेट करने का मतलब इंक्रीज इन नंबर, डिफ्रेंशिएट करेगा। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि काम करना शुरू कर देना, और वो क्लास स्विचिंग करेगा। क्लास स्विचिंग में क्या है कि IL-4 जो है इट हेल्प्स द बी सेल क्लास स्विच द इम्यूनोग्लोबुलिन टुवर्ड्स IgE। जो इंटरल्यूकिन 13 है वो भी क्लास स्विच करवाती है बी सेल को IgE पे। जो इंटरल्यूकिन 5 है वो क्लास स्विच करवाती है टुवर्ड्स IgA। इन एडिशन इंटरल्यूकिन 4 और 5 दोनों बी सेल को ग्रोथ करवाते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाते हैं, प्रोलिफरेट करवाते हैं। उससे क्या होता है कि बी सेल बन जाता है एक्टिव। अब जब ये एक्टिव हो गया, अगेन ये बी सेल उठ के यहाँ नहीं चला जाता, ये वही बी सेल है जो इसके साथ यहाँ पे जुड़ा बैठा था, वही अब एक्टिवेट हो गया। अब उसको आप कहते हैं प्लाज्मा सेल। याद रखिएगा ये बी सेल, ये वो वाला बी सेल है जो यहाँ पे जुड़ा हुआ था, जिसने पैथोजन को खाया, तोड़ा, प्रेजेंट किया। अगर आप यहाँ पे जाके देखें, ये वाला बी सेल। अब ये बी सेल जब प्लाज्मा सेल बन गया, तो प्लाज्मा सेल का एक तो न्यूक्लियस जो होता है वो यूनिकली नज़र आता है, जैसे कार्ट व्हील है अंडर द हिस्टोलॉजी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये बी सेल है एक्टिव, इसके अंदर प्रोटीन्स बनी है एक्टिवली। कौन सी प्रोटीन्स बनी है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उनको बनाने के लिए जो जीन्स हैं उनको बनाने वाले वो खुले हुए हैं, क्रोमेटिन खुला हुआ है। जो क्रोमेटिन जब खुला हुआ है तो उसे आप उसके नीचे अगर देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो न्यूक्लियस जहाँ पे क्रोमेटिन खुला है वहाँ पे लाइट कलर का नज़र आता है, और जहाँ पे क्रोमेटिन नहीं खुला हुआ वो कंडेंस्ड है, वो डार्क ब्लू होता है। उसकी वजह से ये कार्ट व्हील या सेलर्स व्हील जैसा लगता है। इसके अलावा बी सेल के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं प्लाज्मा के अंदर, राइट। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। उसकी एंटीबॉडीज़ के एक्यूमुलेट होने की वजह से बी सेल का जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाता है। इट स्टार्ट डेवलपिंग लॉट्स ऑफ बेबी एंटीबॉडीज़। उसकी वजह से ये स्वेल कर जाता है, जिससे इसकी शेप बदल के तो ओवल सी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्यों कहते हैं? ये इसका निक नेम है कि भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्लाज्मा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन रही है, इसे प्लाज्मा सेल कहते हैं। ये बी सेल अब रिलीज़ करता है IgM पहले रिलीज़ करेगा, फिर कुछ दिनों के बाद IgG रिलीज़ करेगा, फिर E और फिर A, वो क्लास स्विचिंग हो जाती है। एक ही बी सेल ये नहीं करता। एक बी सेल अगर IgM बना रहा है तो वो IgM ही बनाता रहेगा, लेकिन उसके जो डॉटर सेल्स हैं उनमें से हो सकता है कि एक सेल IgG बनाने लग जाए, फिर वो सिर्फ सारी उम्र IgG ही बनाएगा। लेकिन उसके जो डॉटर सेल हैं उसमें से कोई एक सेल IgE बनाने लग जाएगा, क्लास स्विच कर जाएगा, और फिर वो सारी उम्र IgE बनाएगा। फिर उसके कोई डॉटर सेल जो है वो क्लास स्विच करके IgA बनाने लग जाएगा, तो सारी उम्र फिर IgA ही बनाएगा। सो ये एक सेल नहीं ये करता कि अभी वो M बना रहा है तो कल वो G बनाएगा और परसों वो E बनाएगा, बल्कि उसके जो फर्दर जनरेशन्स हैं उनमें क्लास स्विचिंग आती। अच्छा, अब वापस इधर आते, ये तो हो गया बी सेल और ह्यूमरल आर्म ऑफ द एडेप्टिव सिस्टम, उसकी एक्टिवेशन। अब हम जाते हैं साइटोटॉक्सिक आर्म। साइटोटॉक्सिक आर्म को फिर दोबारा यहीं से शुरू करें। मैक्रोफेज या डेनेटिक सेल है, उसने नाइव टी सेल के साथ एक्टिवेट हुआ, स्टिमुलेट हुआ, को स्टिमुलेशन हुई। उसके साथ में इस मैक्रोफेज या डेनेटिक सेल ने रिलीज़ किया इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 जब इस टी हेल्पर 0 पे पड़ता है तो ये टी हेल्पर 0 यहीं पर टी हेल्पर 2 बन जाता है, सॉरी टी हेल्पर 1 बन जाता है। मैंने यहाँ पे बना हुआ है। ये जो टी हेल्पर 1 है ये अब रिलीज़ करेगा इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 ये रिलीज़ करेगा तो जो लोकल साइटोटॉक्सिक टी सेल बैठे हुए हैं, CD8 पॉजिटिव सेल बैठे हुए हैं, जो अब यहाँ पे बहुत सारे CD8 सेल बैठे हो सकते हैं, उनमें से कुछ CD8 सेल्स ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स के साथ इम्यून साइनेप्स बना के बैठे हुए हैं, इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड होके बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं बाइंड होके?
MHC1 के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हुई हुई है और MHC2 जो है MHC1 के ऊपर ये और इधर से टी सेल रिसेप्टर और ये CD8 मॉलिक्यूल उनके साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो ये उन्होंने इम्यून साइनेप्स बनाया हुआ है। अगर ये हो और उसको IL-2 उसके ऊपर शावर करें तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये याद रखिए, इधर बी सेल की एक्टिवेशन के लिए आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि बी सेल और टी सेल आपस में इम्यून साइनेप्स बनाने चाहिए, जबकि साइटोटॉक्सिक के केस में यहाँ पे कोई साइनेप्स नहीं है। साइटोटॉक्सिक हैज़ टू बी बाउंड विद सम इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल एंड देन यू पोर इंटरल्यूकिन 2 ऑन इट, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, जब ये एक्टिवेट हो जाता है ना तो ये बड़ी मज़े की बात है। ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये रिलीज़ करता है प्रोटीन्स को इस साइनेप्स के अंदर, जिनको कहते हैं परफोरिन्स एंड ग्रैंडजाइम्स। परफोरिन जैसे कि नाम है परफोरेशन से, उसका मतलब है सुराख करना। परफोरिन इस तरह की प्रोटीन्स हैं कि वो जाके तो जो टारगेट सेल है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है उस सेल के अंदर सुराख कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो जाके सेल के अंदर सुराख कर देते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे सुराख हो जाता है। जब ये सुराख हो जाता है तो ज़ाहिर है इस सेल की इंटेग्रिटी ख़राब होगी, इसके अंदर से चीज़ें बाहर लीक होनी शुरू हो जाएंगी, बाहर से चीज़ें अंदर जाएंगी। इसी तरह से ये वाला टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ग्रैंडजाइम्स को भी रिलीज़ करता है। मैं ग्रैंडजाइम को याद रखता हूँ हैंड ग्रेनेड्स, तो वो बॉम्ब हैं छोटे से वो प्रोटीन्स हैं, जब वो उन सुराखों में से परफोरिन से बनाए हुए जो सुराख हैं उनसे होते हुए जो ये टारगेट सेल है उसके अंदर जाते हैं और उस सेल के यूबिक्विटिनेशन सिस्टम को एक्टिवेट करके उसका एपोप्टोसिस कर देते हैं, उसे मार देते हैं। तो ये सेल जो है जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ जुड़ा हुआ था वो मारा गया। इसीलिए साइटोटॉक्सिक टी सेल को साइटोटॉक्सिक कहते हैं कि ये सेल को मार देता है, ये सेल के लिए पॉइजनस है। तो ये है जी आपका साइटोटॉक्सिक सेल पाथवे और ये है आपका ह्यूमरल सेल पाथवे। अब जो चीज़ मैंने नहीं की वो, फॉर एग्जांपल मैंने ये बात नहीं की कि MHC कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। मैंने ये बात नहीं की कि टी सेल रिसेप्टर्स का वेरिएबल रीजन्स कैसे बनते हैं, बी सेल की एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं, एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर्स क्या है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन क्या चीज़ है, VDJ जॉइनिंग किस तरह से होती है, बी सेल क्लास स्विच कैसे करते हैं, वो IgM से IgG और E और A कैसे करते हैं, उसके बाद एफिनिटी मैचुरेशन क्या चीज़ होती है, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स क्या चीज़ हैं, मैस्ट सेल की एक्टिवेशन कैसे होती है, एलर्जीज़ की बात मैंने नहीं की। तो वो अब अगली जो टॉक्स हैं उनमें हम करेंगे। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि कुछ एक हमारे पास एक जनरल आइडिया आ जाए। अब आखिरी एक चीज़ जो कि सुपर स्टूडेंट के लिए है वो ये है कि जब आपका कोई पैथोजन आया और उसने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया और इन्नेट आर्म ने एडेप्टिव आर्म को एक्टिवेट किया, तो अब ये हो सकता है एडेप्टिव आर्म के जो दोनों पाथवेज हैं ह्यूमरल और साइटोटॉक्सिक ये दोनों एक्टिव हो जाए। पर आमतौर पे कोई एक ज़्यादा डोमिनेंट होता है और दूसरा कम एक्टिवेट होता है। उसकी वजह क्या है? अगर फ़र्ज़ कीजिए टी हेल्पर 2 पाथवे चल पड़ा तो टी हेल्पर 2 ये जो इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ करता है ना, ये इंटरल्यूकिन 4 जाके टी हेल्पर 1 को सप्रेस करता है। तो असल में दोनों तरफ के पाथवे एक्टिवेट होते हैं, लेकिन एक पाथवे दूसरे को सप्रेस कर देता है और ख़ुद डोमिनेट कर जाता है। तो ह्यूमरल पाथवे साइटोटॉक्सिक पाथवे को कैसे सप्रेस करता है? इंटरल्यूकिन 4 जो रिलीज़ हो रही है टी हेल्पर 2 से, वो टी हेल्पर 1 को सप्रेस करती। इसी तरह से अगर टी हेल्पर 1 पाथवे चल जाए तो टी हेल्पर 1 जो है वो रिलीज़ जो करता है इंटरफेरॉन गामा टी हेल्पर 2 को सप्रेस करता है। तो फिर ये साइटोटॉक्सिक पाथवे डोमिनेट हो जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जब टी हेल्पर 1 और 2 एक्टिवेट होते हैं तो ये वापस इनेट साइट को मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं? आपने ये देखा था कि टी हेल्पर 1 सेल रिलीज़ करता है इंटरफेरॉन गामा एम्पलीफाई करता है इनेट आर्म को। टी हेल्पर 2 सेल रिलीज़ करता है इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 जो है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटोरी इंटरल्यूकिन। ये जाती है इनेट आर्म के सेल्स पे, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स पर, और उनकी एक्टिविटी को कम करती है। देखिए टी हेल्पर 2 इंटरल्यूकिन 10 के थ्रू इनेट आर्म को कम कर रहा है, टी हेल्पर 1 इंटरफेरॉन के थ्रू उसको ज़्यादा कर रहा है। ये इन दोनों का फ़र्क है। दूसरा, इंटरल्यूकिन 13 जो रिलीज़ होती है टी हेल्पर 2 से,
वो भी जाके इनेट आर्म के ऊपर एक्ट करती है, और ये क्या करती है कि जो मैक्रोफेज है उसकी टाइप बदल देती है। मैक्रोफेजेस होते हैं M0, M1 एंड M2 टाइप के। जो M2 टाइप है ना, वो एंटी इन्फ्लेमेटोरी कहलाता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वो एरिया को क्लियर करता है, रिपेयर करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। जो M1 टाइप है ना, वो प्रो इन्फ्लेमेटोरी है, वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, वो डिब्री ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वो लिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, वो टिश्यूज़ को और पैथोजेंस को तोड़ता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो टी हेल्पर 2 पाथवे है, ह्यूमरल पाथवे है, वो असल में जो इनेट आर्म है उसको मॉड्यूलेट करता है डाउनवर्ड्स। इंटरल्यूकिन 13 एंटी इन्फ्लेमेटोरी मैक्रोफेजेस बनाता है M2 टाइप, और इंटरल्यूकिन 10 वैसे ही सप्रेस करता है मैक्रोफेजेस को। लेकिन जो टी हेल्पर 1 पाथवे है वो एक्चुअली इसको एक्टिवेट करता है। अब आप सोचें क्यों करता है? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए, टी हेल्पर 1 पाथवे जो है ना, वो क्या है? वो साइटोटॉक्सिक पाथवे है, उसमें सेल्स को मारने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल भी सेल्स को मारते हैं, और मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल बी सेलों को मारते हैं। इसलिए सारे साइटोटॉक्सिक इफेक्टर सेल्स एक्टिवेट हो गए और एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। ह्यूमरल आर्म में साइटोटॉक्सिसिटी नहीं है, बल्कि एंटीबॉडीज़ है जिनसे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और मैक्रोफेज की जो वो फैगोसाइटोसिस है वो बढ़ता है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा साइटोटॉक्सिसिटी की ज़रूरत नहीं है, चुनाचे हम इनेट आर्म को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये इसकी रीज़न है कि इंटरल्यूकिन 13 और 10 हेल्प करती हैं फ्रॉम टी हेल्पर 2। सो दैट इज़ द डिस्कशन। अब अगली डिस्कशन में हम ये जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यू कैन टेल मी कि अगला क्या टॉपिक आप करना चाहेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ये शेयर भी करें, और अपना कमेंट भी दें कि उर्दू में ये कैसा था। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आई विल टॉक टू यू अगेन।